Students, myself Preet Pal from Computer Department JPS Academy, Assam, will be covering in today's lecture Session 4, Personal Hygienic and Self-Grooming of Unit 2, Self-Management. This session is given on page A62 of Sumita Arora's. In this page, they are covering the introduction of personal hygienic and self-grooming, and what is personal hygienic and habits to maintain the personal hygienic. In introduction, it says self-management also means feeling good about oneself. Self-management ये हम पहले कवर कर चुके हैं. सेल्फ मैनेजमेंट मतलब होता है अपने आप को रेगुलेट करना, अपने आप को कंट्रोल करना. क्या कंट्रोल करना? फीलिंग्स एंड बिलीव्स ऑफ वन सेल्फ. So, they are repeating the same thing. Self-management also means feeling good about oneself. अपने बारे में अच्छा महसूस करना. And this involves feeling healthy and feeling good about self. Means कहते हैं इसमें involve करता है self management के अंदर अपने आप को अच्छा महसूस करना, healthy महसूस करना. Healthy कैसे महसूस करेगा बंदा? जब वो पर्सनल हाइजीनिक वे में स्ट्रॉन्ग होगा. पर्सनल हाइजीनिक मीन्स साफ सुथरा, है ना, अपने बॉडी का ध्यान रखना, है ना, किसी तरह की कोई स्मेल ना आती हो, कोई अडोर स्मेल ना हो. ठीक है. हेल्थ इज़ वन एस्पेक्ट विच इज़ हेविली डिपेंडेड ऑन पर्सनल हाइजीनिक. वन फील्स गुड अबाउट सेल्फ व्हेन वन हैज़ पॉजिटिव सेल्फ इमेज. देखो वो कहता है हेल्थ इज़ वन एस्पेक्ट विच इज़ हेविली डिपेंडेड ऑन पर्सनल हाइजीनिक. कहते हैं हेल्थ किसके ऊपर डिपेंड करती है कि हम अपने आप को कितना साफ सुथरा रखते हैं. प्लस किसके ऊपर डिपेंड करता है? पॉजिटिव सेल्फ इमेज, कि हम किस तरह की सोच रखते हैं, बिलीव्स रखते हैं, हमारी अपनी नज़रों में हमारी इमेज किस तरह की है. प्लस दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हो. और सेल्फ इमेज के अंदर, पॉजिटिव सेल्फ इमेज के अंदर ये भी फीलिंग आ जाती है या ये भी थॉट्स हैं कि वन पर्सन नोज़ हाउ टू ड्रेस फॉर द ओकेजन्स, कि कैसे मैंने ड्रेसअप होना है अलग अलग ओकेजन्स के लिए. हाउ टू कैरी आउट वन सेल्फ. ठीक है. कैसे बैठना है, उठना है, हर कंडीशंस को किस तरह डील करना है. हाउ टू कंडक्ट वन सेल्फ, दूसरों के साथ किस तरह बिहेव करना है ना, किसी सिचुएशंस को किस तरह डील करना है. ऑल दिस मेक्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ वन सेल्फ. इन कंडीशंस को या इन पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये क्या बनाएगा? पॉजिटिव इमेज ऑफ वन सेल्फ. पॉजिटिव इमेज बेटा तभी होगा जब हम पॉजिटिवली सोचेंगे, पॉजिटिवली बिलीव करेंगे, ना कि नेगेटिवली. अब ये है नोइंग हाउ टू ड्रेस फॉर द ओकेजन्स. ठीक है. पता होना किस तरह मैंने ड्रेसअप होना है. ठीक है. किस तरह मैंने बिहेव करना है. किस तरह बिहेव करने में नेगेटिव बिहेवियर भी आ सकता है, पॉजिटिव बिहेवियर भी आ सकता है. लेकिन पॉजिटिव सेल्फ इमेज के लिए हमारी अच्छी थॉट्स होनी चाहिए, अपने लिए भी प्लस दूसरों के लिए भी. एंड ऑल दिस कम्स फ्रॉम सेल्फ ग्रूमिंग आल्सो. कहते हैं सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब क्या है? मतलब वर्किंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ इमेज. सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब होता है अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करना, अच्छा बनाना. ठीक है. भी हम अपने पॉजिटिव सोचें, गलत ना सोचें, कोई नेगेटिव चेंज ऑफ थिंकिंग अपने माइंड में ना लाएं. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ मैनेजमेंट एक फीलिंग है. कैसी फीलिंग है? अपने बारे में अपने आप को गुड महसूस करना. ठीक है. और गुड हम कैसे महसूस करेंगे? इफ़ वी आर पर्सनल हाइजीनिक का केयर करते हैं और सेल्फ ग्रूमिंग का केयर करते हैं. पर्सनल हाइजीनिक मीन्स अपने आप को क्लीन रखना, अपने आप को जिसके कारण हम लोग क्या रहेंगे? हेल्दी रखना, साफ सुथरा रखना. एंड सेल्फ ग्रूमिंग का मतलब है कि अपने अंदर ऐसी बिलीव्स या थॉट्स लेके आना जिससे हमारे अंदर किस तरह की थॉट्स आ जाएं? पॉजिटिव आ जाएं. और जब पॉजिटिव थॉट्स आएंगी तो हमारी इमेज क्या होगी? अपनी नज़रों में प्लस दूसरों की नज़रों में अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी. और जब पॉजिटिव सेल्फ इमेज होगी तो हमारे अंदर डेफिनेटली क्या आएगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा.
और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब आएगा तो इट मीन्स वी आर रेगुलेटिंग आवर सेल्फ, वी आर कंट्रोलिंग आवर सेल्फ, तो उससे क्या आ जाएगा सेल्फ मैनेजमेंट। और सेल्फ मैनेजमेंट हमें क्या अचीव करने में हेल्प करेगा, हमारे गोल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट दे आर डिस्कसिंग द पर्सनल हाइजीनिक इन डिटेल। व्हाट दे से, पर्सनल हाइजीनिक प्रिवेंट डिजीज एंड मेंटेन्स अ गुड अपीयरेंस। कहते हैं अगर हम पर्सनल हाइजीनिक का ध्यान रखते हैं, मीन्स अगर हम साफ़ सुथरे रहते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, उसको क्लीन रखते हैं, अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने पर्सनल हाइजीनिक में हो जाएगा हाउ यू आर ड्रेसिंग योर सेल्फ, हाउ यू आर क्लीनिंग योर हेयर्स, है ना। तो इससे क्या होगा, अगर हम साफ़ सुथरे रह रहे हैं, अपनी पर्सनल हाइजीनिक का ध्यान रख रहे हैं, तो क्या करेगा वो, हमारे पास किसी तरह की डिजीज़ नहीं आने देगा, प्रिवेंट करेगा एंड मेंटेन अ गुड अपीयरेंस, और हम अच्छे भी लगेंगे। एंड विच इज़ एसेंशियल एस्पेक्ट एट द सोशल लेवल। और देखो जब हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो दूसरे को भी अच्छा फील होता है अगर हम नीट एंड क्लीन हैं, और अपने आप को तो नो डाउट फील होता ही है। अनदर थिंग, नो वन लाइक्स पीपल विद बैड ब्रेथ और बैड बॉडी अडोर। और दूसरा कोई भी इंसान पसंद नहीं करता ऐसे पर्सन्स के पास खड़े होने के लिए जिसकी बैड ब्रेथ हो या बैड बॉडी अडोर हो। तो इट मीन्स फॉर अपना सोशल रिलेशंस किसी के साथ मेंटेन करने के लिए, प्लस अपने आप को अच्छा फील करने के लिए हमें नीट एंड क्लीन रहना पड़ेगा, है ना। और नीट एंड क्लीन रहेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है, वी विल बी हेल्दी एंड दिस विल आल्सो प्रिवेंट डिजीज एंड मेंटेन्स अ गुड अपीयरेंस ऑफ आवर ओर्स। अब पर्सनल हाइजीनिक में आ जाता है जैसे प्रॉपर्ली शेव करना, ठीक है, ये हमें हमारी ग्रूमिंग में हेल्प करेगा, सेल्फ इमेज ग्रूमिंग में, है ना। बाथिंग करना, अपनी बॉडी को सैनिटाइज करना मीन्स क्लीन रखना, अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करना बिफोर ईटिंग फूड एज वेल एज आफ्टर ईटिंग, है ना, एंड आफ्टर गोइंग टू द बाथरूम, ब्रशिंग फॉर ओरल हाइजीनिक, है ना, अपने टीथ वगैरह प्रॉपर्ली ब्रश करना, ठीक है। सो ऑल दिस फीचर्स कम्स अंडर द पर्सनल हाइजीनिक। इस तरह ये बता रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। एंड पीपल हु फॉलो दिस प्रैक्टिस आर सोशली एक्सेप्टेड एंड डिजायर्ड। कहते हैं हु फॉलो दिस प्रैक्टिस एंड आर सोशली एक्सेप्टेड, लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है, एंड डिजायर्ड, लोग पसंद करते हैं उसके पास खड़ा होना। एंड वन फील फ्रेश, और ख़ुद भी हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं, फ्रेश करते हैं, पॉजिटिव फीलिंग अपने लिए आती है, एनर्जेटिक फील करते हैं, कॉन्फिडेंस आता है बेटा, है ना, इन बाय कीपिंग आवर सेल्फ पर्सनल हाइजीनिक, अपनी नीट एंड क्लीन अपने आप को रखने के लिए। नाउ कहते हैं कि हमें क्या हैबिट्स मेंटेन करनी चाहिए पर्सनल हाइजीनिक के लिए, क्या हैबिट्स होने चाहिए जिससे हम अपने आप को क्लीन रख सकते हैं, जिससे हम प्रिवेंट कर सकें किनको, डिजीज़ को, एंड मेंटेन अ गुड अपीयरेंस। उसके कुछ पॉइंट्स हैं विच दे आर डिस्कसिंग 2 पॉइंट्स ऑन A62। कहते हैं टेक अ बाथ रेगुलरली, अपनी बॉडी को अपने मतलब कि अपने डेली नहाना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, ओके। क्लीनिंग बॉडी एंड हेयर इज़ अ वाइटल फॉर योर हेल्थ। वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपनी बॉडी को क्लीन करने के लिए। अब जैसे गर्मियों में कितनी स्वेटिंग होती है ना, इफ़ वी टेक अ बाथ रेगुलरली तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, क्योंकि स्वेटिंग से अडोर स्मेल स्टार्ट्स कमिंग। और ड्राई एरिया में तो बेटा लॉट ऑफ डस्ट इज़ देयर, है ना, उससे क्या होगा, अ बैड स्मेल नेचुरली अडोर इज़ गोइंग टू बी देयर, इन्फेक्शंस आर गोइंग टू बी देयर, और इन्फेक्शन होगा तो इलनेस इज गोइंग टू बी देयर, इलनेस इज नॉट क्लीन्ड इफ़ नॉट क्लीन रेगुलरली। नेक्स्ट इज क्लीन एंड ट्रिम योर नेल्स, अपने नाखून भी साफ़ सुथरे रखने चाहिए। कौन से नाखून, हाथों के और पैरों के, क्योंकि ये भी पर्सनल हाइजीनिक में आना चाहिए। और ट्रिम प्रॉपरली करना चाहिए विदाउट हार्मिंग फिंगर एंड टोज, क्योंकि अगर हम इनको क्लीन नहीं करेंगे रेगुलरली, ट्रिम नहीं करेंगे, तो इट विल लीड टू इन्फेक्टेड नेल बेड्स और कॉज हैंग नेल्स प्रॉब्लम्स, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट हैबिट्स आर गिवन ऑन पेज A63 डेट यूज़ टिश्यू वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। कहते हैं मान लो आपको छींक आती है या आप खांसते हो तो आपको हैंडकरचीफ रखना चाहिए या आपको टिश्यू पेपर रखना चाहिए।
आई विल लाइक टू से कि इट इज़ बेटर टू कीप अ टिश्यू पेपर, क्योंकि अगर हैंडकरचीफ जैसे क्लोथ का भी है, आपने एक बार स्नीज़ किया आपने या कफ हुई आपको, आपने अपने मुंह के सामने रखा, फिर दोबारा से आप यूज़ करते हो, क्योंकि पहले हो सकता है बैक्टीरियाज उस पर आ गए हो, अगर दोबारा से आप वही हैंडकरचीफ यूज़ करते हो तो देर आर द चांसेस ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड ना. तो इट इज़ बेटर टू यूज़ द टिश्यू इन प्लेस ऑफ हैंडकरचीफ. दे आर सेइंग नो डाउट टिश्यू और हैंडकरचीफ, बट आई विल advise you to keep the tissue only, because after using tissue once we can throw it in the dustbin, or clean your handkerchief if you want to use it time to time, so as not to spread the bacteria. What they want to say, that use tissue or handkerchief so as not to spread the bacteria. And also you should careful wash your handkerchief and dispose your tissues. We have already discussed this thing. Then brush your teeth, है ना. अब टीथ एक वाइटल बॉडी पार्ट है ना. अब टीथ हेल्दी रहेंगे तभी खाने का स्वाद आएगा. इज इट सो और नॉट? सो हमें क्या करना चाहिए, इनको ब्रश करना चाहिए प्रॉपरली एटलीस्ट ट्वाइस डेली. 2 बार तो करना ही चाहिए. अदरवाइज वी कैन से डैट एटलीस्ट ट्वाइस अ डे तो कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं वंस अ. आल्सो यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट. आई हैव लेफ्ट द थिंग. लेट्स स्टार्ट इट. आइडली वन शुड ब्रश टीथ आफ्टर एवरी मील. हर मील के बाद ब्रश करना चाहिए. कहते हैं अगर नहीं पॉसिबल है तो आफ्टर एवरी मील. एंड इवन वी शुड विजिट द डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस अ 6 months, उनको चेकअप कराने के लिए कि कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा जो बढ़ रहा हो अंदर ही अंदर, हमें पता ना हो, है ना. तो मेक इट teeth healthy. We should visit a dentist at least once a 6 month to keep your healthy smile intact. देखो स्माइल्स तभी आएंगे जब हमारे टीथ होंगे. इज इट सो और नॉट, है ना. और टीथ तभी होंगे जब वो हेल्दी रहेंगे, है ना. तो वी हैव टू ब्रश योर टीथ एंड मेक इट क्लीन आफ्टर every meal. And we should even wash your hands after going to washroom or taking something for eating, है ना. And before eating also we should wash your hands. And we should maintain the personal cleanliness and wear clean innerwear daily. अपने innerwears को भी daily change करना चाहिए. You should make sure to clean yourself carefully to maintain personal internal cleanliness के लिए. और जब भी इनको धो रहे हो innerwears को, तो क्या यूज़ करना चाहिए, कुछ डिटॉल या कुछ डिसइंफेक्टेड डालना चाहिए सोल्यूशन while rinsing the clothes in the water. And even sleep tight and right, they are saying. हमें प्रॉपर स्लीप भी लेनी चाहिए ऑफ एटलीस्ट 8 hours a day टू रिलैक्स आवर बॉडी, क्योंकि स्लीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पर्सन को हेल्दी रहने के लिए. क्योंकि अगर हम सही से सोए नहीं हैं उससे क्या होगा, लैक ऑफ स्लीप में रिजल्ट इन मैनी प्रॉब्लम. जैसे होता है हेडेक हो जाना, रेस्टलेस होना, लेथार्जी फील करना, और प्लस इससे हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम भी ख़राब होता है ना. or other natural defenses are there which are possible only by taking the proper sleep. अब हम आप एक नॉर्मल ले लो एग्जांपल. अगर हम रात को प्रॉपरली नहीं सोए हैं, ठीक है, तो हम किसी भी काम में प्रॉपर माइंड नहीं लगा पाते हैं. ठीक है, कोशिश कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हम लगा पाते, क्योंकि प्रॉपर माइंड को रिलैक्सेशन नहीं मिली है. और कोई भी काम करने के लिए पूरा बॉडी का रिलैक्स होना ज़रूरी है. एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव अ एडुक्वेट स्लीप, एंड इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ प्रॉपर हाइजीनिक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक कम्स, दैट इज़ योर सेल्फ ग्रूमिंग, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था. और सेल्फ इमेज इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी थिंग. द वे वी सी, सेल्फ इमेज किसके ऊपर डिपेंड करती है, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं अपने बारे में. द वे पीपल सी एंड थिंक अबाउट अस, लोग कैसे सोचते हैं. हाउ वी टेक, कैसे हम सिचुएशंस को डील करते हैं, चैलेंजेस को डील करते हैं, कैसे हम अपना काम करते हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करते हैं या नहीं. एंड वर्किंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ अ सेल्फ इमेज. जब हम अपनी सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं अलॉन्ग विद हाउ वी कंडक्ट आवर सेल्फ. में कोई भी इंसान अपने आप को कंडक्ट कैसे करता है ना, अपने काम कैसे करता है, दूसरों के साथ कैसे कंडक्ट करता है विद अदर्स. एंड इन रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस, अगर कोई चैलेंज आ जाता है या कोई मुश्किल आ जाती है तो उसको कैसे फेस करते हैं सिचुएशन को. ये सब क्या होता है, सेल्फ ग्रूमिंग. तो जब हम कोई काम करते हैं, अगेन आई विल रिपीट, जब हम कोई वर्क करते हैं किस में,
इम्प्रूवमेंट में, अपनी सेल्फ इमेज की इम्प्रूवमेंट में, वो क्या कहलाता है? सेल्फ ग्रूमिंग। और सेल्फ इमेज ग्रूमिंग कैसे होएगी, कैसे सेल्फ इमेज हम पॉजिटिव बना सकते हैं? अपना दूसरों के साथ अच्छा कंडक्ट करके, ठीक है, अपना काम प्रॉपर टाइम पे करके, है ना, अपनी चैलेंजेस को फेस करके, है ना। तो ये सब क्या लाएंगे हम हमें? सेल्फ ग्रूमिंग होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ इमेज इज नोन एज सेल्फ ग्रूमिंग। नाउ दे आर टेलिंग अस द पॉइंट दैट हाउ कैन वी ग्रूम एंड इम्प्रूव अवर सेल्फ। हम कैसे अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, कैसे अपनी सेल्फ इमेजेस हम चेंज कर सकते हैं, या सॉरी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट विच दे आर कवरिंग ऑन दिस पेज A63 इज चेंजिंग सेल्फ इमेज। अपनी सेल्फ की इमेज को चेंज करो। मतलब ये नहीं कि आप पॉजिटिव बिलीव करते हो तब भी आप चेंज करो, नेगेटिव में चले जाओ, नहीं नहीं। ठीक है, आप पॉजिटिव सोचते हो, वेल एंड गुड, नेगेटिव नहीं सोच, लेकिन उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो, है ना। और पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट आवर सेल्फ फॉर्म अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। हम कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं, वो सब किस में आ जाता है? पॉजिटिव सेल्फ इमेज। और कैसा सोचते हैं, वो पॉजिटिव भी अच्छा भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव बिलीव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव बिलीव भी हो सकते हैं। लेकिन अपनी सेल्फ इमेज की इम्प्रूवमेंट हमने कहाँ करनी है? अच्छे कामों की तरफ, मीन्स पॉजिटिव सेल्फ इमेज करनी है अपनी, जिससे हमें खुद को खुशी मिले कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और दीज सेल्फ इमेज रिलेटेड बिलीव्स, positive beliefs, self beliefs collectively form an emotional worth of self। ये हमारे इमोशंस ही तो हैं कि हम किस तरह का बिलीव करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टीम। लेकिन जब हम अपनी इमेज चेंज कर रहे हैं, कैसी कर रहे हैं? इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसमें पॉजिटिव की साइड, तो वो क्या कहलाएगा? सेल्फ ग्रूमिंग। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट दे हैव गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज A64। कहते हैं मैनी फैक्टर दैट कैन ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन आवर इमेज। पॉजिटिव इमेज कहते हैं आ सकता है काफ़ी फैक्टरों से। कैसे? दे आर डिस्कसिंग इट। नंबर 1, ड्रेसिंग सेंस। हमारी ड्रेसिंग सेंस किस तरह की है? मोर देन 50% ऑफ पीपल प्रेजेंटेशन ऑफ अस इज बेस्ड ऑन हाउ वी लुक, और ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग गिव अस अ कॉम्पिटेटिव एज टू मेक अ पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन। कहते हैं अगर हम प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं तो वो हमें क्या लाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है। क्योंकि देखो, अगर हम अच्छे से ड्रेसअप नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो हमें शाय फील होता है अपने साथियों के साथ खड़े होने में। तो हम और काम अच्छा कहाँ से सोच लेंगे या अच्छा कर कैसे लेंगे? पहले तो अपने आप में ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आता है? नंबर 1 पॉइंट जो दे रखा है, ड्रेसिंग सेंस से। सो सम पॉइंट्स टू रिमेंबर टू लुक प्रोफेशनल एंड शार्प आ, कि अपने आप को, जैसे किसी जॉब में हम अपने आप को प्रोफेशनल लुकअप की ड्रेस में आना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? वेयरिंग प्रोफेशनल एंड कंजर्वेटिव क्लोथ्स, और ड्रेस शुड बी क्लीन। हमारे कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू ओकेजन होने चाहिए, वेल आयरन होने चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, लूज़ नहीं होने चाहिए, मीन्स हमारे फिट होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, शूज़ पॉलिश्ड होने चाहिए। क्योंकि इन सब से क्या आता है? हमारे में कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी, बिलीव्स आएंगी, हम रेडी होंगे किसी काम को करने के लिए, क्योंकि अच्छा फील कर रहे हैं तभी तो कुछ करेंगे। जब अच्छा फील ही नहीं कर रहे तो काम कहाँ से करेंगे? दूसरा पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज अ कलेक्टिव नेम फॉर द यूज ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस गेस्चर। गेस्चर मीन्स, जैसे हम लोग, गेस्चर मीन्स कैसे फेस को बनाना, हैंड्स की मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट, ये सब। जैसे फेस को, अच्छा हम खुश होते हैं तो स्माइल करते हैं, है ना। दुखी होते हैं तो हमारा फेस मतलब कि गुस्से से वाला लगता है ना, या दुखी सा लगता है, ठीक है। ये क्या होते हैं? गेस्चर होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं मूवमेंट एंड पोस्चर डैट वी शुड रिवील और ट्रू फीलिंग एंड इमोशंस। और हमारे गेस्चर से पता चलता है हमारी फीलिंग क्या है, इमोशंस क्या हैं, हम क्या अंदर फील कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स और गेस्चर, पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। बाय मियरली पुलिंग अ शोल्डर बैक गिव्स अदर एन इम्प्रेशन दैट वी आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। अब देखो, अभी जो इन्होंने बताया, इट इंक्लूड्स ऑफ गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन। कहते हैं बॉडी लैंग्वेज में आता है हम कैसे गेस्चर, फेस को किस तरह बना रहे हैं, किस पोस्चर में खड़े हैं, ठीक है।
किस तरह बिहेव कर रहे हैं, कि बॉडी हमारी किस तरह मूवमेंट कर रही है। कहते हैं ये सब किस में आ जाता है, बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। और बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हाँ, बॉडी लैंग्वेज बोलती है, कहते हैं कैसे बोलती है, क्योंकि हम ठीक है बोल नहीं रहे होते हैं सॉरी, फिर भी वो हम दूसरे पर्सन को कुछ फीलिंग्स दे देती है। जैसे आपने शोल्डर्स पीछे करके खड़े हो गए, थोड़ा सा पीछे के, ऐसे मतलब कॉन्फिडेंट है। अगर आप अपने हाथ लेके खड़े हो साथ में, है ना, हाथों को आपने अपने रखा हुआ है स्टमक पे एक साइड में, तो उससे भी क्या लगता है, कॉन्फिडेंस आता है ना। अब आप स्माइल करें, कोई किसी ने बात की, उस पर आपने स्माइल कर दी। स्माइल नॉट ओनली मेक, उससे क्या होगा, इससे लगेगा कि आप फील बेटर कर रहे हो, ठीक है, बट आल्सो मेक अदर फील कंफर्टेबल अराउंड अस, तो दूसरे को भी लगेगा हाँ ये खुश है, ठीक है। अ पर्सन विद अ गुड पॉजिटिव एंड अ स्माइल डेफिनेटली लुक्स सेल्फ कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब चेहरे पे स्माइल है, इट मीन्स वो अपने आप में खुश है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। अब दूसरे की जब आँखों में आँखें डाल के हम देख रहे हैं और बोल रहे हैं, तो उससे भी लगता है कि पर्सन क्या है, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, और वो इंटरेस्ट ले रहा है आपकी बातों में। तो इन चीज़ों से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप धीरे धीरे चल रहे हो तो इट मीन्स यू आर लेथार्जिक, ओके। अगर आप एक्टिवली वॉक कर रहे हो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट, है ना, येस और नो। तो कहते हैं बॉडी लैंग्वेज भी बोलती है, ये नहीं हम मुंह से ही बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी कुछ बोलती है। और तीसरी बात ये बता रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज। देखो, पॉजिटिव सेल्फ इमेज या सोचने की ताकत या कुछ अच्छा करने का दिल तभी करेगा जब फिट होंगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया। और फिट कैसे रह सकते हैं, एक्सरसाइज करके, फिजिकल एक्सरसाइज, है ना। उससे क्या होगा, हमारी जैसे किसी ने बता रखा है, फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प अस स्ट्रेंथन, हमें स्ट्रेंथ देता है, टोन करता है हमारी बॉडी को, फर्म बनाता है, हमें बेटर लुक करता है, हमारी बॉडी इमेज ठीक होती है, ठीक है, हमारी बॉडी की शेप सही बनी रहती है, जिससे हमें भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी अच्छा लगता है। विद एवरी डे वर्कआउट और बॉडी ग्रो स्ट्रॉन्गर, और जब हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं इससे हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो होगी, स्ट्रॉन्गर बनेगी, ठीक है। एंड और जब स्ट्रॉन्गर एनर्जेटिक हमारी बॉडी हो रही है तो नेचुरली वी विल लाइक टू डू द हार्ड वर्क, और वो हमें क्या देगा, अच्छी फीलिंग देगा। एक्सरसाइज इज अबाउट सेटिंग एंड अचीविंग अ सीरीज ऑफ गोल्स, इम्प्रूविंग हमारा, देखो गोल्स कहता है वो हेल्प करेगा अचीव करने में, कैसे, क्योंकि वो हमारा स्टेमिना बढ़ा रहा है ना। अब जब स्टेमिना बढ़ेगा तो तभी हम क्या करेंगे, कोई काम करने की कोशिश करेंगे या सोचेंगे गोल की तरफ। अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो गोल को क्या सोचेंगे, उसको अचीव करना तो दूर की बात हो जाती है। डेवलपिंग मोर एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मीन्स द फीलिंग ऑफ डूइंग थिंग, ये डेवलप करते हैं कौन, एक्सरसाइज। ईच टाइम वी सेट अ गोल एंड सक्सीड वी गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट एंड इम्प्रूव अवर सेल्फ इमेज। कहते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हमारा स्टेमिना बढ़ेगा, उससे हम अपने गोल्स की सीरीज़ बनाएंगे अचीव करने के लिए, और जब हम अचीव कर लेंगे तो हमें वो हम क्या देगा, हमारी अच्छी इमेज आएगी, हमारी नज़र में और लोगों की नज़र में भी। Exercise release feel good hormones and regulate stress hormones which help in relieving stress and anxiety। देखो कितना अच्छा पॉइंट है जो कि हम जानते ही नहीं है ज़्यादातर। कहते हैं हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, उनको बढ़ावा नहीं देता, उनको रोकता है, जो हमें स्ट्रेस देते हैं हार्मोन्स को। और देखो स्ट्रेस हार्मोन्स हमें क्या बनाते हैं, है ना, हमारा जो मेंटल लेवल है उसको डाउन कर देते हैं, है ना। हमें कोई काम हम करना भी चाहते हैं लेकिन वो हमें करने नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन कहता है, देखो कितना अच्छा पॉइंट है, एक्सरसाइज रिलीज फील गुड हार्मोन्स एंड फील गुड हार्मोन्स को रिलीज करता है और रेगुलेट करता है स्ट्रेस हार्मोन्स को। और देखो अपने आप ही सब कुछ अच्छा होगा, इट मीन्स एक्सरसाइज प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। देन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग। नेक्स्ट टॉपिक व्हाट दे आर डीलिंग अबाउट, प्रिपेयर मीन्स तैयार करके रखो, किसको, अपने आप को हर चीज़ के लिए, ठीक है। क्या कहता है, फेलियर सेट बैक्स एंड ऑन डिसअपॉइंटमेंट्स आर पार्ट ऑफ एवरी वन लाइफ जर्नी। कहते हैं इस जिंदगी की दौड़ में, इस जिंदगी के सफ़र में फेलियर्स और सक्सेस एक पार्ट है, और फेलियर्स भी आते हैं,
अब जब हम कोई कोशिश कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो सक्सेस भी आएगी, फेलियर भी आएगी। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, है ना। डिसअपॉइंटेड, अब ये सेटबैक कैसे आ सकता है, फेलियर प्रोफेशनल फ्रंट पे भी आ सकता है, हमारे कैरियर में भी आ सकता है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी आ सकता है, दोनों में भी आ सकता है। वी कैन नेवर प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ चैलेंज एंड सिचुएशन वी मे फेस इन फ्यूचर। हमें नहीं पता, हम प्रेडिक्ट मीन्स हम पहले से घोषित नहीं कर सकते कि हमारे लाइफ में कैसे चैलेंजेस आएंगे या सिचुएशंस आएंगे, बट वी कैन ऑलवेज लर्न सम स्किल्स। लेकिन हमें कुछ ऐसे नियम या कुछ ऐसे क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी जो हमें हेल्प करेंगी, हमें रेडी करेंगी क्या करने को, फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अब जैसे मैं रिपीट करती हूँ, व्हाट दे आर सेइंग इन द बुक, व्हाट वी कैन ऑलवेज लर्न सम स्किल्स दैट वी हेल्प अस बी रेडी फॉर एनी चैलेंजेस इन द फ्यूचर। उससे पहले क्या कह रहा था, वी कैन नेवर प्रिडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस एंड सिचुएशन वी मे फेस इन फ्यूचर, कि हमें नहीं पता आने वाले वक्त में किस तरह का टाइम आए, कैसी सिचुएशंस आए, कैसे हालात आए, बट हमें उनको फेस करना है। हमने ऐसी कुछ स्किल्स सीखनी है जिससे हम उनको फेस कर सकें। तो कुछ वो स्किल्स बता रहा है, एम्ब्रेस ग्रेसफुली, मतलब कि अपने एम्ब्रेस ग्रेसफुली, उसको अपने माइंड को डेवलप कर लो उस हिसाब से कि हाँ अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम पहले से सोच के चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब फेलियर आएगा तो हम उस चीज़ से डिप्रेस हो जाए। नो, इफ़ वी प्रिपेयर अवर सेल्फ मेंटली फॉर प्रॉब्लम्स दैट वी मे फेस इन फ्यूचर और फियर्स आर टेम्ड, कहते हैं फियर्स को हमने काबू में कर लिया है अगर हमने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। आ सकती हैं, हम पहले से ही प्रिपेयर हैं उसके लिए, नो प्रॉब्लम। कुछ काम किया है तो उसमें फेलियर और सक्सेस होना तो आ सकता है, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ अगर फेलियर आ गया, उससे कुछ सीखेंगे, वो हमें कुछ सीख दे रहा है ना। क्योंकि हमने कोशिश की तो फेलियर आया ना, उससे हम सीखेंगे कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग एंड नेक्स्ट टाइम आई शुड नॉट रिपीट इट। प्रोफेशनली वी कैन डू प्लानिंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग फॉर द रिस्क एंड द मिटिगेशन। हम प्लानिंग कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, अगर ऐसी आती हैं, आने वाली तो खैर किसी को भी नहीं पता, मीन्स आ सकती हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा उसके लिए। पर्सनली वी कैन वर्क ऑन और मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप। रिमेंबर अ काम पर्सन, और कहते हैं ध्यान रखो, जो काम पर्सन होता है साइलेंट होता है, ठीक है, इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, ठीक है। जो शांत रहता है वो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, और स्ट्रॉन्ग पर्सन इज़ नेवर अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस, वो कभी भी डरता नहीं है चैलेंजेस से, ठीक है। तो काम पर्सन होना ज़रूरी है, शांति से हर चीज़ को लो, नो प्रॉब्लम। फेलियर आ गया तो क्या हुआ, पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहो। एक्सेप्टेंस, व्हेन वी फेस अ चैलेंज और एक्सपीरियंस अ सेटबैक वी मे फील फ्रस्ट्रेटेड, कहते हैं जब हम किसी चैलेंज को फेस करते हैं, कोई काम करते हैं, उसमें सेटबैक आ सकता है, फेलियर्स आ सकते हैं, वी मे फील, हम फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, हेल्पलेस हो सकते हैं, बट इफ़ वी हैंडल इट विद डिफरेंट माइंडसेट, लेकिन अगर हम उसको हैंडल प्रॉपरली क्या करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम उससे सेटबैक हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, है ना, अपना हौसला गंवा दिया, तो मीन्स हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अचीव कैसे करेंगे गोल, आगे हम अगली लड़ाई के लिए कैसे तैयार होंगे, अगले काम करने के लिए कैसे तैयार होंगे, ठीक है। फॉर दिस फर्स्ट वी नीड टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड यूज़ आवर स्ट्रेंथ एंड स्किल टू काउंटर इट। तो कहते हैं कि हमें तैयार रहना चाहिए, पहले से अपना डिटेल बनाना चाहिए कि अगर हमें आता है तो मैं इस तरह करूँगा, इस तरह फेस करूँगा, और अपने आप को स्ट्रेंथन करूँगा उसको फेस करने के लिए, ओके। Now on page A65 they are saying work ethics and skills. Ethics क्या होता है, मोरल वैल्यू, अच्छी बातें, है ना, अच्छी मोरल वैल्यूज़ हमारे अंदर होना, जैसे किसी का बुरा ना करना, सेल्फ डिसिप्लिन होना, हार्ड वर्क करना, ये सब किस में आ जाता है, वर्क एथिक्स। अब जैसे ये कह रहे हैं वैल्यू ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स नियम अनुसार सारा काम करना, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, ये टुगेदर सेल्फ डिसिप्लिन और वर्क हार्ड क्या बनाता है, क्या कहलाता है, वर्क एथिक्स। अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग अ सक्सेसफुल कैरियर। कहते हैं अगर हम हार्ड वर्किंग हैं, हर काम
नियम अनुसार कर रहे हैं तो कहते हैं हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे, एक सक्सेसफुल कैरियर ले पाएंगे। ठीक है, हमारा कैरियर कैसा होगा? सक्सेसफुल होगा। क्यों? जब अगर हम अपने बॉस का जो काम कह रहे हैं, जो हमें ड्यूटी दी है, हम उसी हिसाब से कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, उससे बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड नहीं अपना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? बॉस खुश होगा, ठीक है, नेचुरली खुश होगा तो प्रमोशन मिलेगी, और क्या होगा? सक्सेसफुल कैरियर होगा या नहीं होगा। एंड से दे आर सेइंग टू डेवलप अ गुड वर्क एथिक्स वन नीड टू स्टे फोकस्ड ऑन टास्क। कहते हैं अगर आप गुड वर्क एथिक्स लाना चाहते हो, हार्ड वर्क करना चाहते हो, तो आपको अपने गोल का ध्यान रखना चाहिए। क्या है? वी शुड फोकस ऑन टास्क फॉर एज लॉन्ग एज नेसेसरी अंटिल दे आर डन। तब तक फोकस रखना पड़ेगा जब तक वो गोल हमें अचीव नहीं हो जाता। पीपल विद स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स डू नॉट प्रोस्टिनेट, अवॉइड नहीं करते हैं किसी भी टास्क को, वो मन से करते हैं, एंड डू थिंग्स करेक्टली टू डिलीवर गुड क्वालिटी वर्क। और हर काम नियम अनुसार जिस तरह करना चाहिए वैसे करते हैं। जैसे कि मैंने बताया शॉर्टकट अपनाना, और क्योंकि शॉर्टकट से देखो गलत काम कई बार हो जाते हैं। ठीक है, हमें वो उसी तरह काम करना चाहिए जो उसमें हमें करना। अब जैसे शॉर्टकट क्या हो गया? करना तो खुद चाहिए, काम किसी और को सौंप दिया, अच्छा तू मेरा कर दे। अब वो उस तरह थोड़ी करेगा जैसे आपने करना था। आप तो हो सकता है एक बार उसको करो, फिर देखो कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, अगला क्यों देखेगा? उसकी क्या सिरदर्दी है? अगर काम गलत होगा तो आपका होगा, अगर कोई आपको ब्लेम करता है तो आपको करेगा, उसको थोड़ी करेगा। आप रिस्पॉन्सिबल हो, बॉस तो आपको पूछेगा ना, ही इज़ गोइंग टू क्वेश्चन यू एंड यू हैव टू आंसर इट। तो शॉर्टकट काम करेगा? नहीं करेगा। तो हमें नियम अनुसार काम करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन वे में, है ना, और हार्ड वर्क से करना चाहिए। एंड टू बी ऑलवेज पंक्चुअल एंड प्रोफेशनल रिगार्डिंग बीइंग कोर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल अदर्स। और दूसरों के लिए क्या होनी चाहिए? रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कहते हैं पीपल विद स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, मतलब जो हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, उनमें ये वाली क्वालिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, टीम वर्क। वो दूसरों को साथ लेकर चलते हैं। अब जैसे कोई प्रोजेक्ट है ना, 5-6 आदमी काम कर रहे हैं, ये थोड़ी कि अपनी ही मनमानी करते रहो, दूसरों को पूछो ही ना, वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, यस और नो। वो आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि आप अपने काम अपने हिसाब से किए जा रहे हो, उनकी तो सुन ही नहीं रहे हो। तो क्या होगा? नेचुरली अब देखो कोई भी काम जो दिया गया है वो टीम वर्क से हो पाता है, और जब वो आपसे आपका काम नहीं करेंगे, आपके मुताबिक नहीं चलेंगे, क्योंकि आप उनकी बात नहीं मान रहे, तो वो आपकी बात क्यों मानेंगे? तो नेचुरली क्या होगा? सेट बैक होने वाला है, आपका डाउनफॉल होने वाला है। तो क्या क्वालिटी है सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स की? अगर आप टीम में वर्क करते हो, टीम प्लेयर जनरली कमिट टू द गोल्स ऑफ द टीम। टीम प्लेयर्स अपने गोल का ध्यान रखते हैं, उसको करने की करने की कोशिश करते हैं इन अ टीम। सभी को साथ लेते हो, टीम मीन्स सभी को साथ लेते। दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, इंस्टेड दे मेक एफर्ट्स टू मेक थिंग्स हैपन। और सारे के सारे कोशिश करते हैं उस काम को करने के लिए, और दे रिमेन फ्लेक्सिबल टू द सिचुएशन एंड पार्टिसिपेट विद देयर टीम्स टू टैकल चैलेंजेस। और टीम के साथ, हर मेंबर के साथ चैलेंजेस को अचीव करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं विदाउट शोइंग स्ट्रेस, बिना स्ट्रेस दिखाए हुए। दे ऑफर हेल्प टू अदर टीम मेंबर्स एंड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट दैम। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और अपने गोल के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि एक दूसरे को डाउन दिखाने की। कौन सा पर्सन ऐसे करता है? जिसकी स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स हैं, गुड मोरल वैल्यूज़ हैं। नंबर 2, टेक इनिशिएटिव। कई बार होता है ना, कोई काम दिया गया है काफ़ी लोगों को, हर एक कोई कहता है मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं। और जो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स वाले वो कहते हैं, वो इनिशिएटिव लेते हैं, कहते हैं ठीक है मैं करूंगा, ठीक है, वो इनिशिएटिव लेते हैं। क्योंकि देखो इनिशिएटिव हम लेंगे, कोई काम करेंगे तभी तो सीखेंगे उससे। अगर काम ही नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से हम? टेकिंग इनिशिएटिव इज़ अ वर्क अप्रोच। काम करने का एक अप्रोच है उसकी तरफ, उस काम करने के लिए जिज्ञासा है। वेयर वन डज थिंग्स विदाउट बीइंग स्टबबोर्न। स्टबबोर्न होता है जिद्दी होना, है ना, जिद्दी हो जाना, मैं क्यों करूं, है ना, वो क्यों नहीं करता, ऐसी फीलिंग्स नहीं होती उनके अंदर, जो स्ट्रॉन्ग थिंग वाले होते हैं। एंड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट अदर माइंड्स मिस टू सी। देखो कोई काम आपके सामने आता है, वो समझो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, एक आपके लिए गिफ्ट आ रहा है,
क्योंकि आप कोई काम करोगे, आपकी तरफ आ रहा है, वो आप काम करोगे तभी तो कुछ सीखोगे, तभी तो उसकी जो एडवांटेजेस हैं वो ले पाओगे। अगर डिसएडवांटेजेस भी होंगी तो उससे भी तो कुछ ना कुछ हम सीखेंगे, और हो सकता है दूसरा मिस कर जाए, ठीक है, क्योंकि उसने मिस कर दिया तो उसको अचीवमेंट भी तो नहीं होनी है वो। अगर ठीक है, अगर अच्छा हो जाता है तो नेचुरली वेरी गुड एप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर फेलियर भी हो जाता है बेटा तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो हम कुछ सीख रहे हैं कि हम इस चीज़ों को रिपीट ना करें। पीपल हु टेक इनिशिएटिव आर हाईली सॉट आफ्टर, ठीक है, पीपल हु टेक इनिशिएटिव आर हाईली सॉट आफ्टर, उनको लोग पसंद करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू एंड आर एबल टू गिव अ सेटिस्फैक्ट्री रीज़न फॉर इट। मतलब कि हर चीज़ का अकाउंटेबिलिटी होता है हर चीज़ का हिसाब किताब रखना। कोई भी काम हो रहा है उसको ठीक है रिस्पॉन्सिबल होना कि हाँ ये मैं करूँगा, कुछ मेरे से गलत ना हो जाए, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर कोई भी काम कर रहा हो तो उसको रीज़न होना चाहिए उसके पीछे कि मैंने ये क्यों किया। टू बी अकाउंटेबल टू अ टीम, अगर हम टीम में वर्क कर रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी क्या हो गया, वन नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट दे नीड टू डू। उनको पता होना चाहिए कि हम टीम में क्या हमने काम करना है, किस तरह करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा काम हम कर रहे हैं, एक दूसरे को अपडेट करना और अपडेट व्हेन इट इज़ डन। Again, I will repeat. One need to be clear what they need to do, work on that thing and update the team when it is done. ठीक है, हर एक को क्लियर होना चाहिए मैंने क्या काम करना है टीम में, अब एक दूसरे को बताना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, और अगर आपने कोई काम कर लिया तो दूसरे टीम मेंबर्स को भी बताना चाहिए वो चीज़, ठीक है। फॉर हाई परफॉर्मिंग टीम्स अकाउंटेबिलिटी इज़ अ की इंग्रेडिएंट, की क्या एक चाबी है किसकी, गुड वर्क करने की, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए टीम में वर्क करने के लिए, ठीक है। टीम प्लेयर वही होता है जो टीम को साथ लेकर चले, ओके। नाउ गिविंग ड्यू क्रेडिट, नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिट मीन्स उनको कहना कि यस यू हैव डन द वर्क, है ना, आप भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। क्योंकि कई बार होता है ना, कई लोगों की हैबिट होती है टीम में वर्क कर रहे हैं वो खुद के गीत गाते रहते हैं, मैंने ऐसे किया मैंने ऐसे किया, दूसरे नहीं पसंद करते हैं, कोई पसंद नहीं करता है। जब टीम में कोई काम सक्सेसफुल हुआ है इट मीन सबका जॉइंट वेंचर था, ठीक है कि नहीं। तो सक्सेस ऑफ अ टीम इज़ ड्यू टू द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द टीम मेंबर्स। सो गुड पर्सन वही है, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक वाला वही है जो एक दूसरे को अप्रिशिएट करे, ठीक है। अ गुड टीम प्लेयर ऑलवेज गिव क्रेडिट टू हिज टीम मेंबर्स एंड नॉट जस्ट ट्राई टू सोक ऑल द प्रेज हिमसेल्फ। ये नहीं अपनी प्रेज खुद ही करता रहे, दूसरों को भी प्रेज दो, क्योंकि कोई भी काम अगर टीम में हो रहा है इट इज़ अ जॉइंट वेंचर, सबका उसमें उतना बराबर साथ होता है और इससे दूसरों को भी अच्छा लगता है, आपकी भी अच्छी इमेज बनेगी उससे, ठीक है। बल्कि आप अपनी खुद ही तारीफ करते रहोगे तो आप अपनी इमेज बल्कि डाउन कर रहे हो, अच्छी नहीं कर रहे हो। गिविंग क्रेडिट बिल्ड द ट्रस्ट ऑफ द टीम, और दूसरे भी पसंद करते हैं, आप पे विश्वास फिर करते हैं नेक्स्ट टाइम। क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्थिंग एथिक पीपल्स आर ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट मीन्स विश्वास करने योग्य, वर्दीनेस विश्वास करने योग्य। दूसरा पर्सन ऐसे पर्सन्स के ऊपर विश्वास कर सकता है। इट इज़ अ क्रूशियल कॉम्पोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी, एक मेन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट मीन्स पार्ट है इमोशन से रिलेटेड। कैसे? क्योंकि ट्रस्ट वर्दी पीपल आर रिलायबल, रिलायबल मीन्स विश्वास करने योग्य ये लोग होते हैं, क्योंकि इफ़ दे सेज दे विल डू समथिंग देन दे विल डू सो, कि अगर वो कुछ कहते हैं कि मैं ये काम करूँगा तो वो करते हैं ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। देयर वैल्यूज़ आर कंसिस्टेंट विद देयर एक्शन, मीन्स कोई भी काम हो वो अपना काम करते ही करते हैं, ठीक है। एक्शंस के मुताबिक अपनी वैल्यूज़ उनकी वही रहती हैं, चाहे कैसा भी एक्शन हो। दे आल्सो स्टैंड अगेंस्ट अनइथिकल बिहेवियर, मीन्स अगर उन्हें लगता है कि कोई पर्सन गलत काम कर रहा है, अनइथिकल कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं। उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि उनकी कैसी इमेज होगी या कोई उसको क्या कहेगा, उससे कोई उसका नुकसान हो जाएगा, नथिंग ऑफ सच काइंड। नेक्स्ट पॉइंट या क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एथिक वर्क एथिक्स आर डिपेंडेबिलिटी। इट रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलाइड अपॉन, ये भी एक क्वालिटी है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं।
किसी पर्सन के ऊपर, और एबल टू बी काउंटेड ऑन। और ऐसे लोग जिनके ऊपर, जो ऐसे पर्सन्स होते हैं, डिपेंडेबिलिटी क्वालिटी होती है, दे आर काउंटेड ऑन मीन्स वो ये नहीं कि भीड़ में छुप जाते हैं, उनकी एक मेन रोल होता है, एक इम्पॉर्टेंस होती है। डिपेंडेबिलिटी रेफर टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलाइड ऑन अपॉन, उन पे विश्वास कर सकता है कोई भी, और एबल टू बी काउंटेड ऑन, और उनको अलग से एक उनका रोल होता है, उनकी इम्पॉर्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल टू बी एट वर्क ऑन टाइम, जैसे कि वो हर टाइम जब भी उनका कोई काम होता है, कोई भी अगर वो काम कर रहे हैं तो पंक्चुअल होते हैं, टाइम पे पहुंचते हैं, हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑफ आवर एक्शंस एंड बिहेवियर। कोई भी काम करते हैं तो ये नहीं कि बस कर दिया, वो ये सोच के करते हैं कि आई हैव टू गिव द आंसर टू द अनदर पर्सन फॉर दिस। टू बी देयर व्हेन वी आर सपोज टू बी, और हर टाइम वहाँ मौजूद रहते हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए। कीपिंग और सीनियर्स एट वर्क अपडेटेड, और अपने सीनियर्स को अपने काम से रिलेटेड बताते रहते हैं टाइम टू टाइम बीइंग, कि वो अवेलेबल थे ऑफिस में, नहीं थे। अपडेट करना अपने सीनियर को अबाउट और प्रोग्रेस इन द वर्क, भी काम कहाँ तक पहुँच गया है, जो उसको साइन किया गया, साइंड मेकर्स डिपेंडेबल एंड रिस्पॉन्स। और ये सब फीचर्स क्या बनाती हैं हम, डिपेंडेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। मतलब कि जो पर्सन डिपेंडेबल होता है, मीन्स जो स्ट्रॉन्ग वर्क इथिक्स वाला होता है, वो डिपेंडेबिलिटी वाला होता है। मतलब उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं जिस पे कोई विश्वास कर सकता है, उसका एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और दूसरी बात, वो हर चीज़ को काउंट करके प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड करता है। दूसरी बात, कोई भी अपना एक्शन और बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वर्क काम करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं लेती हूँ, कोई पर्सन ऑफिस में काम कर रहा है ना, किसी में ऑफिस कंपनी में है। अब कई बार होता है कि जो कई पर्सन ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, पंक्चुअल नहीं होते, हार्ड वर्किंग नहीं होते, एफर्ट नहीं करना चाहते। वो क्या है, दिखाएंगे, प्रेजेंट लगा लेंगे कि बॉस तो है नहीं, प्रेजेंट लगा लो और गायब हो जाओ वहाँ से, ठीक है। लेकिन ऐसे पर्सन्स के अंदर कोई ऐसी फीचर्स नहीं होती। वो अगर हैं काम पे तो कहेंगे यस, नहीं है तो नो, और अपने सीनियर को टाइम टू टाइम अपने काम की प्रोग्रेस सही बताते हैं, गलत नहीं। दूसरा पॉइंट आ जाता है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स की क्वालिटी है ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। मीन्स कि उसके अंदर एक स्किल होती है कि वो अपने काम को ऑर्गेनाइज्ड वे में करता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू कीप वर्क ऑर्गेनाइज्ड एंड रिमेन फोकस्ड विदाउट गेटिंग लॉस्ट। अपने काम पे फोकस करता है, उससे भटकता नहीं है ना, अपने काम जो है उस पर अपनी नज़र रखता है। विच लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जब वो अपने काम पे फोकस करेगा तो नेचुरली उसका रिजल्ट अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा। और कहते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड पीपल होते हैं उनके अंदर हैबिट्स होती हैं। कैसी हैबिट्स होती हैं, दे राइट थिंग्स डैट नीड टू बी रिमेंबर्ड, वो सारी चीज़ें पॉइंट्स लिख लेते हैं जो उनको अपने काम करने के लिए ज़रूरत में आने वाली हैं। प्लान करते हैं, शेड्यूल करते हैं अपने गोल के लिए, अच्छी गोल को सेट करते हैं और उसके मुताबिक क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और एक डेडलाइन डाल देते हैं। मतलब कि हाँ, ये काम मैंने अपने गोल को अचीव करने के लिए कितने टाइम में करना है, उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं और उसके मुताबिक करते भी हैं। नहीं प्लान किया और भूल गए, जैसे सोचा कि हाँ मैं आज से काम करूँगा, आज से मैं पढ़ूँगा, सोच तो लिया, सेट कर लिया गोल, लेकिन थोड़ी देर बाद चल कल से करूँगा, ठीक है, उसके मुताबिक करना ही नहीं है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड वो पर्सन नहीं होगा। दे आर नॉट ओवरलोडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेदर दे प्लान एंड डेलीकेट। वो खुद अपने आप को ओवरलोड नहीं करते किसी काम से, बल्कि प्लानिंग के साथ आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। मीन्स वो काम को डिवाइड कर देते हैं और उसके लिए प्लानिंग करते हैं और एक डेलीगेट चूज़ कर देते हैं हर काम के लिए। डेलीगेट मीन्स एक पर्सन जो ऑथराइज्ड हो उस पर्टिकुलर काम को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह सारे काम हर एक की हर जो उसने काम था एक, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द वर्क। फिर उसका एक डेलीगेट कर दिया, मीन्स उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल बना दिया उस काम करने के लिए, है ना। एक काम को 5 में डिवाइड कर दिया, 5 पर्सन्स में, तो वो पाँचों क्या हो जाएंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और पूरा काम उसका सही टाइम पे हो गया। इज़ इट ओके और नॉट? देन क्लीन वर्क इन्वायरमेंट। और ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्किंग इथिक वाले पर्सनैलिटीज़ की एक बहुत बड़ी और अच्छी खूबी है कि वो क्लीन वर्क इन्वायरमेंट रखते हैं, साफ़ सुथरा काम करते हैं,
ठीक है, मीन्स जहाँ हम काम वो करता है उसको साफ़ सुथरा रखता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में करता है। अब जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक बच्चा है, वो पढ़ने के लिए बैठा, ठीक है, और सारे टेबल पे उसने अपनी बुक्स बिखेर दी। अब कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, पहले उसने इतना गंद सा मचा दिया, वो काम क्या करेगा, है ना। सब कुछ स्कैटर्ड है, उसका माइंड इट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वेल प्लान नहीं है, तो वर्किंग अच्छी नहीं हो सकती, है ना। अगर वही अच्छे सलीके से कोई चीज़ रखी हो, कर रहा हो पर्सन काम, तो इट विल बी बेटर और फास्ट भी हो जाता है। ठीक है, उसको कोई कॉपी ढूंढनी है, उसने अपने डेस्क पे सारी बुक्स को बखेरी हुई, कोई कॉपी किसी बुक के नीचे है, कोई कहाँ है, तो आधा टाइम तो उसको ढूंढने में ही लग जाएगा। अगर उसको शेड्यूल्ड प्लान वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में बुक्स को रखा हो, तो आई थिंक बुक को ढूंढने में, कॉपी को ढूंढने में ईजी रहेगा। ठीक है, जैसे नेम स्लिप लगाई हो कॉपी के ऊपर, नेम लिखा हो, सब्जेक्ट लिखा हो, तो कॉपीज़, क्योंकि हर अगर उसने सही से नहीं लिखा हुआ है, नेम स्लिप नहीं लगाई हुई कॉपी के ऊपर, तो क्या होगा, उसको अंदर से खोल खोल के देखना पड़ेगा, तो उसको टाइम लगेगा ना खोल खोल के देखने में। तो कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग द वर्क प्लेस हेल्प रिड्यूस द पेन ऑफ हैविंग टू सर्च फॉर आइटम दैट शुड बी रेडली अवेलेबल। अगर ऑर्गेनाइज थिंग्स हैं तो हम जल्दी से उसको ढूंढ लेंगे। डेजिग्नेटिंग अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर, ज़रूरत के मुताबिक, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उसके मुताबिक उस जगह पे रखनी चाहिए उस चीज़ को। और पेस बनाना चाहिए, हमने अपना वर्क कल्चर इस तरह का होना चाहिए, हर चीज़ को एक सही तरीके से रखना चाहिए, जहाँ को उनको बिलोंग करना चाहिए राइट अवे। एंड रिमूविंग आइटम्स डैट आर नॉट इन रेगुलर, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उसको वहाँ से हटा दो। जिस बुक को आप नहीं पढ़ रहे, जिस सब्जेक्ट को, वहाँ रखने की ज़रूरत क्या है। अगर मैथ्स कर रहे हो तो टेबल पे मैथ्स की बुक्स रखो, इंग्लिश का कर रहे हो तो इंग्लिश में रखो, बाकी अपनी कबर्ड्स में रख दो। ठीक है, सो जैसे कि एक फेमस कोट है, अ क्लटर्ड डेस्क इज़ अ साइन ऑफ क्लटर्ड माइंड। अगर डेस्क क्लटर्ड है, किसी का बिखरा हुआ है, इट मीन्स उसका माइंड भी वैसा ही है। ठीक है, कीपिंग द वर्क स्पेस क्लियर इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। अगर साफ़ सुथरा काम है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा, आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हो। ठीक है, हम चीज़ को जल्दी से फाइंड भी कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल विद दिस सेशन। थैंक्स, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।